इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। नाजरीन, आज आपको बिल्कुल एक डिफरेंट वीडियो आपके सामने मैं पेश करने लगा हूं। आज आपको पहलवानों के पहलवान, उस्तादों के उस्ताद, रुस्तमों के रुस्तम, एक ऐसे पहलवान और ख़ास तौर पर मुसलमान पहलवान के बारे में बताने लगा हूं कि आज तक देसी कुश्ती में सिर्फ उनका नाम ही यूनिक है, और इसलिए कि वो पहलवान 6.5 फुट से ज़्यादा उनकी हाइट थी और उनका वज़न 600 किलोग्राम के करीब था, यानी कि 15 मन के करीब उनका वज़न था। वो इतने दलेर, इतने बहादुर पहलवान थे कि आज तक मुसलमानों की तारीख़ में, देसी कुश्ती की तारीख़ में उन जैसा कोई पहलवान पैदा नहीं हो सका। मैं इसलिए भी जानता हूं क्योंकि मैंने इस पहलवान पर भी तहकीक की है। उनके खानवादे के कुछ लोगों से मैं मिला था, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। उनका नाम था रमज़ी पहलवान। बड़ौदा की रियासत के वो पहलवान थे। वहाँ का जो हुक्मरान था महाराजा खांडेराव गायकवाड़, वो ख़ुद भी बहुत बड़ा पहलवान था और उसके बारे में मशहूर था। वो कहा करता था, अगर मुझसे ये रियासत छिन जाए तो मैं कुश्तियाँ करके रोज़ाना 50 रुपये कमा लिया करूँगा। ये उस वक्त के महाराजा की देसी कुश्तियों के साथ लगन की और दिलचस्पी की एक रोदाद है कि वो पहलवानों को कितना ज़्यादा पसंद करता था। ख़ास तौर पर रमज़ी पहलवान को तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। नाज़रीन, आज आपको मैं ये बताता चलूँ कि देसी कुश्ती के जो रमूज़ हैं, जो दाव पेच हैं, वो 360 हैं। 360 दाव। बहुत कम पहलवान हैं जिन्हें आज तक नसीब हो सका है कि वो 360 दाव में अपना कमाल हासिल कर सकें। ये रमज़ी पहलवान थे जिन्हें 300 के करीब दाव आते थे। इन दाव को याद रखने का भी एक बड़ा तरीका था। उस दौर में मंजूम तरीके से, यानी जो ये दाव पेच होते थे उन्हें नज़म की सूरत में, कलाम की सूरत में लोग याद रखा करते थे, जो बाद में आपने देखा है कि इश्तिहारों के ऊपर भी किसी न किसी सूरत में लिखा होता था पहले ज़माने में भी। अब तो ये बिल्कुल तरीका जो है वो मतरूक हो चुका है, लेकिन रमज़ी पहलवान से लेकर अगले 100 साल तक पहलवानों को याद रखने के लिए वो जिस दाव के ज़रिए से कुश्ती जीता करते थे उसके ऊपर शेर बना करते थे और उस दाव का नाम उन अशार के अंदर लिखा जाता था। बात हो रही है रमज़ी पहलवान की, तो मैं ये बताता चलूं कि रमज़ी पहलवान की जो खसूसियत थी वो मैं आपको बताने लगा हूं इस वीडियो में। और मैं सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि उनके जो ख़ानदान के जो एक बैंक ऑफिसर थे, नईम भट्ट साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मॉडल टाउन लाहौर में मुझे रमज़ी पहलवान का अंगरखा दिखाया था। अंगरखा वो एक कीमती लिबास हुआ करता था जो राजा महाराजा अपने पसंदीदा लोगों को दिया करते थे। रमज़ी पहलवान को जो अंगरखा दिया गया था, मैं अगर अपने दोनों बाजू फैलाकर आपको बताऊं तो इनसे भी ज़्यादा वो बड़ा तो उसका सीना था, यानी कि 2-2.5 मीटर से ज़्यादा का वो सिर्फ उनका सीना ही था, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रमज़ी पहलवान कितना कीमती अंगरखा पहनते थे। और उनका जिस्म जो और उनकी जो जिसामत थी वो किसी हाथी की तरह थी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी मैं बताता चलूं कि रमज़ी पहलवान की मैंने क्या क्या चीज़ें देखी, वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी रियासत थी बड़ौदा, और उसके जो महाराजा थे खांडेराव गायकवाड़, वो ख़ुद भी पहलवानी के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। रमज़ी पहलवान पर वो ख़ास तौर पर अपना सरमाया खर्च करते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, क्योंकि गायकवाड़ को ख़ुद भी पहलवानी के बहुत सारे दाव पेच पर अबूर हासिल था। और उसकी एक और बहुत बड़ी वजह थी कि अंग्रेज़ जो थे वो खांडेराव को पसंद किया करते थे। जब भी वो उनकी रियासत में आते थे तो ख़ास तौर पर वो रमज़ी पहलवान की कुश्ती देखते थे। इसलिए खांडेराव की ये कोशिश होती थी कि वो रमज़ी पहलवान को पहले से ज़्यादा खुशहाली दें, और महाराजा होने के नाते भी उनका ये वसफ़ था और उनका इम्तियाज़ था कि वो अपने पहलवानों को खुश लिबास भी देखते थे और खुश खुराक भी देखते थे। 19वीं सदी में उनके नाम का बरसमीर में ऐसा चर्चा था कि शहनशाह बरतानिया जब भी हिंदुस्तान आते तो रमज़ी पहलवान से लाजमी मिला करते थे। रमज़ी पहलवान की एक यादगार कुश्ती का तो हवाला ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी मौजूद है। मैंने रमज़ी पहलवान पर तहकीक के दौरान आज से 20 बरस पहले
उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले नईम भट्ट के साथ मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात की थी और इस मुलाकात में उन्होंने अंगरखा दिखाने के अलावा मुझे उनका लंगोट भी दिया था। लंगोट भी इतना बड़ा था कि बंदा उसको देखकर हैरान हो जाता था कि उसमें से उसके एक पांचे में से पूरे का पूरा इंसान जो था गुजर सकता था। कोई इंसान इतना बड़ा और भारी भरकम कैसे हो सकता है, ये रमज़ी पहलवान के अंगरखे को और उनके लंगोट पर देखकर ही अंदाज़ा हो जाता था। रमज़ी पहलवान के बारे में मशहूर था कि वो घोड़े पर सवारी नहीं कर सकते थे। एक बार महाराजा खांडेराव ने उनकी सवारी के लिए एक आला नस्ल का घोड़ा भेजा ताकि रमज़ी पहलवान इस पर बैठकर महल तक आएं। रमज़ी पहलवान घोड़े पर बैठ तो गए मगर घोड़ा अभी 2 कदम ही चला था कि उसकी कमर टूट गई और रमज़ी पहलवान पैदल ही महल तक आए। दूसरी बार भी ऐसा हुआ कि महाराजा ने एक बहुत सेहतमंद घोड़ा उन्हें मुहैया किया। रमज़ी पहलवान उस पर बैठ रहे तो वो घोड़ा भी 2 कदम ही बमुश्किल चल पाया था कि उसकी कमर भी टूट गई। इसके बाद रमज़ी पहलवान ने घोड़े पर सवार होने से हमेशा के लिए माजरत कर ली और कहा करते थे कि मैं इस जानवर पर जुल्म नहीं कर सकता। फिर ऐसा हुआ कि महाराजा ने रमज़ी पहलवान की सवारी के लिए एक तगड़ा हाथी मुहैया कर दिया। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि रमज़ी पहलवान का अंगरखा बहुत कीमती हुआ करता था। इसके अलावा जो वो लिबास पहनते थे उस पर हीरे मोती जुड़े होते थे और उन जैसा लिबास जो है बहुत कम पहलवान इस्तेमाल किया करते थे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो हाथी पर सवारी करते थे तो उनके आगे एक बाजे वाला चला करता था जो बाजा बजाता था। फिर एक नकीर वाला होता था जो ये ऊंची आवाज़ में बोलकर बताता था कि इस वक्त पहलवान साहब की रमज़ी पहलवान साहब की सवारी आ रही है, लिहाजा रास्ते को साफ कर दें। ऐसा आमतौर पर राजाओं की सवारी के आगे होता था मंजर। इस पर जो आवाम होती थी उसे गलत फहमी हो जाती कि शायद महाराजा की सवारी आ रही है, लिहाजा वो लोग रमज़ी पहलवान के एहतराम में खड़े हो जाते थे। महाराजा को जब ये खबर हुई तो उसने रमज़ी की सवारी के आगे एक तो नकीर का बोलना बंद करवा दिया, दूसरा बाजा बजाना भी बंद कर दिया। नाज़रीन, आपको ये मैं बताता चलूँ कि नईम भट्ट साहब ने जो मुझे अंगरखा उनका दिखाया था उस वक्त उसकी कीमत जो थी कम से कम, जो उन्होंने 20 साल पहले जब मुझे दिखाया था, और वो अंगरखा कम से कम भी कोई 125 साल पुराना था। इसकी कीमत के बारे में मैंने उनसे पूछा कि अब अगर कभी ऐसा मौका आ जाए तो आप इसको बेचना चाहते हैं? अव्वल तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बेचेंगे। फिर उन्होंने बताया कि बरतानिया से एक टीम आई थी जो इस अंगरखे को ख़रीदना चाहती थी और उस वक्त वो 1 लाख पाउंड उन्हें देने के लिए तैयार थी और वो कहते थे कि रमज़ी पहलवान का गुर्स और अंगरखा उन्हें दे दिया जाए तो वो इसके लिए बहुत उनके ज़्यादा ममनून होंगे। नाज़रीन, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि रमज़ी पहलवान की जो खुराक थी वो भी बहुत निराली थी। वो बहुत महंगे पहलवान थे। खांडेराव के पहलवानों की पूरी टीम के अंदर जो सबसे ज़्यादा महंगा पहलवान था वो रमज़ी पहलवान थे। रमज़ी पहलवान रोज़ाना एक सालम बकरे का गोश्त खाते थे, 5 सेर मक्खन और 1 मन दूध उनकी रोज़ाना की खुराक में शामिल होता था, जबकि कीमती मरब्बे और जवाहरात इसके अलावा थे। वर्जिश का ये आलम था कि रोज़ाना 12 घंटे अखाड़ा करते थे। अगर वो अखाड़ा ना करते तो उनके बदन से पसीना नहीं बह सकता था। उनके बारे में मशहूर है, खांडेराव भी अक्सर ये कहा करते थे कि जब वो रमज़ी पहलवान के साथ जोर किया करते थे तो वो ये अक्सर कहा करते थे कि पहलवान जी, मैं गिरूंगा तो गिरूंगा लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे आपके पसीने की बू मार डालेगी। उसकी वजह थी कि रमज़ी पहलवान जब एक्सरसाइज किया करते थे तो उनके जिस्म से पसीना ऐसे फूटता था जैसे मूसलाधार बारिश फूटती है। और मशहूर था कि जब उनके पसीने को देखने के लिए भी लोग आते थे कि कैसे उनके बदन से पसीना जो है फूटता जा रहा है। लोग बर्तन नीचे रखते थे और वो बर्तन भर जाया करते थे और जो हिंदू होते थे वो अकीदतन उनका पसीना जो बर्तनों के अंदर समेट कर ले जाया करते थे, उसे पी जाया करते थे। हिंदुओं का ये अकीदा है। वो कहते थे इसमें महाराजा की एक ख़ास किस्म की एक महक है जो उनके लिए तकवीयत का बायस बनती है। वो खानों के अंदर उसका पसीना इस्तेमाल किया करता था। ये एक रवायत है, इसमें सच्चाई कितनी है ये तो पुराने दौर के ही लोग बता सकते हैं। आपको एक और मैं आखिर में बड़ी मज़े की बात बता दूँ कि महाराजा ने रमज़ी पहलवान को हीरे और जवाहरात से जो एक सोने का बना हुआ गुर्ज भी दिया था जिसे रमज़ी पहलवान तमाम वक्त अपने साथ रखते थे। ये वही रमज़ी पहलवान हैं जिन पर नावल निगार मुशर्रफ अली फ़ारूकी ने अपना नावल खाक व गिल के दरमियान यानी कि बिटवीन
क्ले एंड डस्ट के नाम से एक कहानी लिखी है, जिसका मरकज़ी ख्याल जो है रमज़ी पहलवान और उस दौर की गौहर जान बाई को बनाया गया है। गौहर जान बाई जो थे लखनऊ की बहुत बड़ी रकासा भी थी, मुगन्निया भी थी। वो अंग्रेज़ वालदैन की औलाद थी, उसके वालिदैन अंग्रेज़ थे, लेकिन बाद में उनमें तलाक हो गई और उसकी माँ ने इस्लाम कबूल कर लिया था। गौहर जान बाई के बारे में मशहूर है कि वो अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, अरबी, फ़ारसी और मुख्तलिफ़ उर्दू और मुख्तलिफ़ ज़बानों के में गाने भी गाती थीं, और जो मलका उन्हें हासिल था हिंदुस्तान की तारीख़ में गौहर जान बाई के दरमियान जो है वो किसी को हासिल नहीं ये मुकाम हो सका। नावल के अंदर भी ख़ास तौर पर मुशर्रफ अली फ़ारूकी ने जो इनके वाक़यात लिखे हैं, जो उनसे मंसूब किया है, जो उनका मरकज़ी ख़्याल लिया है, इसके हवाले से ये कहा जाता है पुराने दौर में जो पहलवान थे वो भी ये किस्से सुनाया करते थे। गौहर जान बाई और रमज़ी पहलवान के दरमियान एक इश्क भी हुआ था, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है मुअर्रिख़ आज तक ये साबित नहीं कर सके। लेकिन रमज़ी पहलवान के हवाले से ये ज़रूर कहा जाता है कि उनके ज़वाल का बायस एक उस दौर महाराजा की मंजूर नज़र एक तवाइफ बनी थी। गौहर जान बाई के बारे में मशहूर था कि वो रमज़ी पहलवान को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन रमज़ी पहलवान जो सोमो सलात के भी पाबंद थे और अखाड़ों से वाबस्तगी की वजह से वो कोठों से बहुत ज़्यादा दूर रहते थे। उन्हें गाने इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो तलखी एक पैदा हुई वो एक रकासा और महाराजा की मंजूर नज़र तवाइफ की वजह से हुई थी, जिसने उन्हें कुश्ती हराने में एक साजिश की थी। ये कुश्ती का वाक़या है बूटा पहलवान के हवाले से, जो वो बड़ी खार खाती थी वो तवाइफ, वो इसलिए कि महाराजा रमज़ी पहलवान को पसंद करते थे और वो तवाइफ नहीं चाहती थी कि उसके होते हुए किसी और शख्स को, किसी और इंसान को महाराजा इतना ज़्यादा पसंद करे जितना वो रमज़ी पहलवान को पसंद करते थे। इसी हसद और कीना में उसने रमज़ी पहलवान के ख़िलाफ़ साजिश करके उन्हें शिकस्त दिलवाने की कोशिश की थी, जिस पर रमज़ी पहलवान रंजीदा हो गए थे और उन्होंने रियासत छोड़ दी थी। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको देसी कुश्ती के हवाले से जितनी आज तक मैंने तहकीक की है, आपको इंतहाई अनोखे और अहम वाक़यात जो इन ख़ानदानों के लोगों से मैं मिला हूँ, मैं आपको वो बताऊँगा। आप पसंद करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।